सिर्फ अष्टकूट मिलान से किसी की भी शादी को ठुकरा देना या उसको एक्सेप्ट कर लेना, नहीं शादी ठीक है इस तारीख पे कर लेते हैं, या गुड़ मिलान हो गया हमारा, इतने गुण मिल गए हैप्पी हो गए, या कम गुण मिले तो अनहैप्पी हो गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे बड़ा जो मैंने मिथ देखा है वो ये लोग कहते हैं ना कि शनिदेव शादियां खराब करा देते हैं, शनिदेव शादी तोड़ देते हैं। आज हम सबसे बड़ी गलती ही यही कर रहे हैं। हमने देखा कि 36 में से हमारे 28 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, हमने फटाक से शादी के लिए हाँ कर दी और शादी कर दी। कि महबूब को देखा कबूतर की नस्ल में, कभी इसके बगल में कभी उसके बगल में। ये चारित्रिक जो पतनता होती है ना, वो कहीं ना कहीं राहु और शुक्र के साथ आदमी को मिल जाती है। अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है शादी। जी हाँ, मैरिज में मैच मेकिंग ऐसी चीज है जो सदियों से हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है और हम लोग बहुत शिद्दत के साथ इसको फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारी हम गलतियां कर देते हैं। और किस प्रकार से हम उन गलतियों से बच सकते हैं और किस प्रकार से हम एक सही मैच मेकिंग कर सकते हैं जिससे शादी किसी की भी हो, आपके परिवार में आपकी या आपके दोस्तों में किसी की, वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि शादी अगर सक्सेसफुल होती है तो पूरा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि शादी कभी भी दो पुरुष या स्त्री का संबंध नहीं होता, उनका मेल नहीं होता, वो दो परिवारों का जुड़ाव होता है, दो परिवारों का संबंध स्थापित होता है। इसलिए गुड़ मिलान बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे और भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके सुनकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट माइंड हो जाएंगे आप, और सुनकर के हो सकता है आपको धक्का भी लगे कि बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया है ऑनलाइन कुंडली मैचिंग करना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप कहीं जाते हैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे और आप बर्थ डिटेल डालते हैं लड़के और लड़की के, और वो बताती है आपको कि 16 या 18 गुण मिले हैं, और आप उसको होल्ड कर लेते हैं। फिर आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं जो आपके पड़ोस में पंडित जी रहते हैं, और उनसे बताते हैं कि पंडित जी ये दो कुंडलियां हमारे पास हैं, बताइए क्या है, मतलब देख के लगता है। ज्योतिषी अनुभवी है और वो आपको बताते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हो सकता है परेशानी हो बट शादी सफल हो जाएगी। तो आप किसकी बात मानेंगे? 99% लोग हैं जो पंडित जी पे अगर बहुत उनका भरोसा नहीं है तो शायद वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात मानेंगे, और यहां पर आप बिल्कुल गलत हो जाते हैं। क्योंकि आज इंटरनेट पे जो आप संख्याएं देखते हैं कि 18 गुण मिल गए, 24 गुण मिल गए, वो सिर्फ संख्या बताते हैं। और विश्वास मानिए, वो सिर्फ एक संख्या ही होती है, और विवाह एक जीवित संबंध है, वो कोई संख्या नहीं है। इसलिए यहां पर बहुत सारी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक एक करके वो सारी बातें इस एपिसोड में आपके साथ में शेयर करूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी, जो आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में, आपके यार दोस्तों में किसी ना किसी की शादी को बचा सकती हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि अष्टकूट मिलान, जो 36 गुण बोलते हैं जिसमें कि कितने मिले इसमें, ठीक है, वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, हमारे शास्त्रों से चला आ रहा है, और वो पूरा का पूरा विज्ञान नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि 10th क्लास में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे, राइट। साइंस के में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था और 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता था। उसी प्रकार से अष्टकूट मिलान को मैं 30 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं देता हूं, और 70 नंबर जो मिलते हैं वो कई सारी ऐसी चीजों को मिलते हैं जो एक अनुभवी ज्योतिषी आपको देख करके बता देगा, और मुझसे बहुत पूर्णतः इस बात पर सहमत भी होगा। यहां पर ज्योतिष में मैं 9 चीजों पर विशेष बल देता हूं, और वो 9 चीजें ऐसी होती हैं जो कुंडली में बहुत सामंजस्य बिठा देती हैं लड़के और लड़की की जब कुंडली मिलान देखा जाता है। सबसे पहले आपको देखना होता है सप्तम भाव, दूसरे नंबर पे देखना होता है सप्तमेश, तीसरे नंबर पे देखना होता है शुक्र। जी हाँ, शुक्र सुख का कारक है। शुक्र दिखाते हैं कि आने वाला जो शादीशुदा जीवन है आपका, वो कैसे बीतेगा। तो ये 3 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी कुंडली में, ये देखना कि तीनों की कंडीशन क्या है। अगर सप्तम भाव शुभ कर्तरी में है, सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है, सप्तमेश अच्छे ग्रहों से दृष्ट है ना, और शुक्र भी अच्छी कंडीशन बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है गुड़ मिलान करना। नेक्स्ट जो 3 चीजें आती हैं वो आती हैं गुरु, चंद्रमा और नवांश। जी हाँ, गुरु
से शादी का विचार होता है, शुभता का विचार होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा जो है चंचल मन का प्रतीक है, तो चंद्रमा सा विचार करना चाहिए। फिर नवांश कुंडली जो D9 चार्ट है, डेडिकेटेड मैरिज के लिए बनाया गया है, उसका विचार करना चाहिए कि उसमें जो नवांश कुंडली के लग्न के जो स्वामी हैं, आधिपत्य है, वो कैसा है, लगन मतलब नवांश कुंडली एक्चुअली है कैसी, है ना, पावरफुल है कि वीक है, कैसी है, वो देखना भी बहुत आवश्यक होता है अगर आप असली में डीपली गुण मिलान करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो 3 चीजें कौन सी होती हैं? पहली होती है दशाएं। जी हाँ, दशाएं कौन सी चल रही हैं शादी के वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको देखना होता है ग्रहों का बल और दोष का परिहार। जी हाँ, कई सारे दोष ऐसे होते हैं, मंगल दोष और नाड़ी दोष, इनका परिहार हो जाता है और ये कैंसिल हो जाते हैं। ये भी डिटेल में जब हम देखते हैं कुंडली को तब हमें पता चलता है। तो ये 9 बातों का प्रमुखता एक अच्छा ज्योतिषी, एक अनुभवी ज्योतिषी ख्याल रखता है जब वो एक कुंडली का विचार करता है। सिर्फ अष्टकूट मिलान से किसी की भी शादी को ठुकरा देना या उसको एक्सेप्ट कर लेना, नहीं शादी ठीक है इस तारीख पे कर लेते हैं, या गुण मिलान हो गया हमारा, इतने गुण मिल गए हैप्पी हो गए, या कम गुण मिले तो अनहैप्पी हो गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, शास्त्रीय नहीं है। आज हम सबसे बड़ी गलती ही यही कर रहे हैं। हमने देखा कि 36 में से हमारे 28 गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, हमने फटाक से शादी के लिए हाँ कर दी और शादी कर दी। ये वैसा ही हो गया कि प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 30 नंबर आए और थ्योरी में आप एग्जाम ही देने नहीं गए, या थ्योरी में आप भूल गए लिखना है, कुछ लिखा ही नहीं, तो आप फेल माने जाएंगे ना। क्योंकि हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है, वहाँ तो 40% का पासिंग मार्क्स होता था, तो कैसे आप पास माने जाएंगे? तो इसीलिए शादी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसीलिए मैंने कई बार देखा है, लोग समाज में जब शादी ब्याह में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो लोग मिलते हैं और बोलते हैं संतोष भाई हमारे 32 गुण मिले हैं, 34 गुण मिले, लेकिन शादी में वो स्मूथनेस नहीं है, है ना। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर 18-20 गुण मिले थे हमारे, लेकिन शादी बड़ी अच्छी चल रही है यार, ऐसा कौन सा मतलब ब्लेसिंग हमारे मिली हुई है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी चाहिए कि केवल गुण मिलान करने से जो अष्टकूट उस पद्धति से आप देखते हैं, उससे अगर आप कर लेते हैं तो वो सही नहीं है। डिटेल में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके आती हैं जीवन में, फिर आपको एहसास होता है कि नहीं यार, थोड़ी सी गलती हमने यहाँ कर दी, थोड़ी सी गलती हमने यहाँ कर दी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर पूर्णतः भरोसा ना करें। प्राइमा फेसी आप देख सकते हैं, प्राइमा फेसी डेफिनेटली एक आपको पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिषी को, मैं एक अनुभवी ज्योतिषी बिल्कुल नहीं हूं सर, मैं ये यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करने नहीं आया हूं, अपने जो पंडित जी हैं उनके पास जाकर के आप डेफिनेटली उनको जरूर दिखाइए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी vedicpeople.in जो हमने वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने खुद पर्सनली इसको डेवलप किया है। पीछे सारा शास्त्रीय लाइब्रेरी बनाई है मैंने, जिसमें सारे के सारे ग्रंथ आपको पूरे के पूरे पढ़ने को मिलते हैं, और बहुत ब्यूटीफुली मैंने, जब आप मैचिंग करते हैं हमारे यहाँ साइट में, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, उसमें जाकर के अपनी डिटेल डालते हैं तो ना सिर्फ आपको गुण देखने को मिलते हैं कितने मैच हुए, लेकिन जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं एक एक करके वहां पे लिख के आते हैं। आपकी वीनस की पोजीशन कैसी है, आपकी जुपिटर की पोजीशन कैसी है, सारी चीजें आपको मिलती हैं। साथ में वहां पे सिटेशन होता है, कि मतलब वहां लिखा होता है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस श्लोक से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पूरा शास्त्रीय मत है, मेरा उसमें पर्सनल कोई मत नहीं है। तो वहां पर जाकर के आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। और हमारा जो स्कोर है, वैदिक पीपल स्कोर है, वो 36 का नहीं होता, वो 100 का होता है। जी हाँ, 36 को हम 36 ही लेते हैं, 36 गुण आपके मिले हैं तो वही स्कोर रहेगा, लेकिन बाकी पूरा का पूरा हमने स्कोर किया है। बहुत सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे हमने चीज़ें निकाली हैं, जैसे भरत प्रासुरा शास्त्र हो गया, सरबार चिंतामणि हो गया, और आपका फल दीपिका हो गया। इन ग्रंथों से कई सारी चीज़ें लेकर के हमने खुद की एल्गोरिथम बनाई है, और जो बिल्कुल सटीक बैठती है उन सारी कुंडलियों पे जो मेरे पास अभी तक हैं, जो हमारे पास कपल्स की जो कुंडलियां हैं, उनकी लाइफ मुझे पता है कैसी चल रही है। तो डेफिनेटली वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, और ये पूर्णतः निःशुल्क है, आप जाकर के अभी ट्राई कर सकते हैं। अब वापस अपने विषय पर लौटते हैं, और आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि लो मैच जहां पर होता है आपका अष्टकूट में, वहां पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है अगर दशाएं आपके फेवर में है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अष्टकूट मिलान में या ओवरऑल स्कोर में आपकी जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दशाएं सही नहीं है, विश्वास मानिए उस शादी बहुत मुश्किल से चलती है और बहुत ज्यादा परेशानियां उसमें आती हैं,
क्योंकि दशाएं सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं कि किस प्रकार से उस दशा में आपकी शादी हुई और वो दशा क्या रिजल्ट लेकर के आने वाली है। तो स्पेशली अगर आप राहु की दशा की बात करते हैं, राहु भ्रम का कारक है। तो अगर अर्ली स्टेज में आपकी शादी में फॉर एग्जाम्पल पीक पे राहु की महादशा चल रही है और राहु की दशा में शनि का अंतर है, इस टाइप के अगर उस दशा में अगर आप शादी करते हैं तो राहु की दशा में शनि का जो अंतर है वो बहुत कष्टकारी माना जाता है। राहु की दशा में केतु का अंतर बहुत कष्टकारी माना जाता है। वहां पर शादी अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कपल्स के बीच में। हालांकि कुंडली ठीक कह रही है, लेकिन उस बंदे का, इसकी राहु की महादशा चल रही है, उसका दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा, वो भ्रमित स्टेज में है। तो क्या कुंडली में मैच करेगी वहां पर उस कंडीशन में जब बंदे का दिमाग ही ठीक नहीं है? तो आपको ये सारी चीजों को आपको नोट करना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी के पास जाते हैं कुंडली मिलान कराने के लिए। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो इन चीजों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपका एक निर्णय 2 जिंदगियों को नहीं, बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकता है। क्यों लड़की के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने बच्चे से, उसी प्रकार से लड़के के माँ बाप भी बहुत अटैच होते हैं। और 4-5 लोग तो ऐसे होते हैं ना जो शादी से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद से मिलान करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए कि दशाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत डिसेंट होनी चाहिए। अदरवाइज शादी में प्रॉब्लम आना तय होता है स्टार्टिंग में, अगर दशाएं सही नहीं है तो। उसी प्रकार से मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर बुध आपकी कुंडली में कारक नहीं है और बुध किसी प्रकार से सप्तम भाव से संबंध बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल सप्तम में ही बैठ गए जाकर के बुध, और बुध कारक नहीं है और उन पर कुदृष्टि पड़ रही है किसी प्लैनेट की, तो शादी बहुत जल्दी ब्रेक होती है, कितने भी अच्छे गुण मिल जाएं। क्योंकि बुद्धि क्या, बुद्धि के कारक हैं और इंस्टेंट एक्शन आदमी लेता नहीं, या मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, अब फटाफट डिसीजन लिया, 2 दिन में काम खत्म। लेकिन वो 2 दिन में तो आपने काम खत्म कर लिया, लेकिन उस लड़की का क्या, उस लड़के का क्या, जो जिसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सभी एस्ट्रोलॉजर्स की, सभी पेरेंट्स की, कि बहुत सही से कुंडली का मिलान करवाया जाए। जितना आप शादी में खर्चा करते हैं, अगर पंडित जी आपसे बोलते हैं भैया 1100 रुपए लेंगे, 2100 रुपए, 51 दीजिए आप उनको, क्योंकि इसमें समय लगता है। ये 500 रुपए और 100 रुपए वाला गेम नहीं है, उनका भी पर्सनल टाइम जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतना अगर शादी में अगर आप 2-4 पैसे कम देंगे उनको चलेगा, लेकिन अगर अष्टकूट मिलान में और उसके साथ साथ में पूरे विश्लेषण करवा रहे हैं कुंडली का, तो आपको पैसे का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पंडित जी का समय भी प्रॉपर जा रहा है। मैं किसी का एडवोकेसी करने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही जेन्युइनली बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीज की करने में, और जब डिटेल में आप चीजों को देखते हैं तभी आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली गलती कहां कर देते हैं। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, वो गलती अक्सर ऐसी कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो क्लासिकल टेक्स्ट है ना, जैसे मुहूर्त की भी कई सारे वो हैं, मुहूर्त चिंतामणि है ना, उसी प्रकार से कई सारी और वो हैं, मुहूर्त मार्कंडेय है, कई सारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के जो मुहूर्त पे बेस्ड हैं। उनमें डिटेल में दिया गया है कि किस प्रकार से दोषा कैंसिलेशन होता है, मंगल दोष कैंसिल होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में बैठे हुए हैं तो आप मांगलिक हैं। उसी प्रकार से अगर सेम इन्हीं भावों में लड़की की कुंडली में बैठ जाते हैं जाकर के, तो मंगल दोष पूर्णतः कैंसिल माना जाता है। अगर मंगल दोष लग्न कुंडली से भी है, चंद्र कुंडली से भी है, और तो ये प्रबल माना जाता है। अगर दोनों की, आपके में प्रबल है, लड़की के में प्रबल है, तो वो कैंसिल माना जाएगा। उसी प्रकार से नाड़ी दोष होता है। तो ये सब कैंसिलेशन प्रॉपरली अगर किए जाते तो शायद ऑनलाइन कुंडलियां जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कुंडलियां जो मिलान करती हैं वो सही से बता पाते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो एल्गोरिथम में उनकी मिस हो जाता है और ये चीज़ें रह जाती हैं। और अभी तक मेरे विचार से जितने भी लोग मेरे पास संपर्क में आते हैं और अपनी परेशानियों को मुझे बताते हैं, विश्वास मानिए कहीं भी मंगल उनकी शादी में व्यवधान पैदा कर ही नहीं रहा था। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं ना, बहुत आश्चर्यचकित लगेगी आपको। ज्यादातर केसेस में वो कारण क्या था? वो कारण था चंद्रमा। जी हां, मन की वो स्थिति जो शादी के बाद चीजों को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका मन है, वो शादी में लग नहीं पा रहा, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से शादियां बहुत जल्दी ऐसे एक मोड़ पे चली जाती हैं, या तो घर में रहते रहते अलगाव हो जाता है उनके बीच में, है ना, या दिक्कतें बढ़ जाती हैं, या मनमुटाव हो जाता है, फिर धीरे 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 करके वो चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा किस कंडीशन में है, ना कि सिर्फ अष्टकूट मिलान में। और गलती हमारे सॉफ्टवेयर से यही होती है
और जब मैं मुहूर्त का वो विज्ञान पूरा पढ़ रहा था मुहूर्त चिंतामणि में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जिक्र इसमें चंद्रमा को लेकर के नहीं किया। और जब आप कॉम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं कि चंद्रमा किस स्थिति में है, क्या मुद्रा में तो नहीं है, चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं बैठे हैं, राहु के नक्षत्रों में तो नहीं बैठे हैं, केतु के साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा बैठकर भी बहुत अलग अलग थॉट देते हैं, बहुत डिफरेंट लेवल के थॉट देते हैं। तो इन सब कंडीशंस में अगर चंद्रमा फंस जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तब भी अगर मिलान अच्छा भी हुआ है तो शादी ज़्यादा नहीं टिक पाती, क्योंकि बंदा शादी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता, वो अपने मन को समझा ही नहीं पाता कि मुझे आगे कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। उसी प्रकार से एक चीज़ मैं देखी है कि राहु और शुक्र का संबंध होता है तो शादी के लिए अट्रैक्ट बहुत जल्दी बंदा हो जाता है, तैयार बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन शादी के बाद स्टेबिलिटी नहीं रह पाती बहुत ज़्यादा, बिकॉज राहु भी भ्रम का कारक है और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि राहु, एक बड़ा सुंदर सा शेर मुझे इसमें याद आ गया कि महबूब को देखा कबूतर की नस्ल में, कभी इसके बगल में कभी उसके बगल में। ये चारित्रिक जो पतनता होती है ना, वो कहीं ना कहीं राहु और शुक्र के साथ आदमी को मिल जाती है। अगर राहु और शुक्र के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, या फिर उनका परिवर्तन शुक्र का किसी अच्छे लॉर्ड के साथ नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के साथ उनका परिवर्तन हो जाए, या बुध के साथ उनका परिवर्तन हो जाए, या चंद्रमा के साथ हो जाए और चंद्रमा और बुध अच्छी कंडीशन में हो, अदरवाइज ये चीज़ देखने को मिलती है। इसका भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब हम गुण मिलान करते हैं उस और अच्छे में अंक मिल जाते हैं, तब ये देखना अनिवार्य हो जाता है कि शुक्र के साथ में किस किस ग्रह का प्रभाव है। सबसे बड़ा जो मैंने मिथ देखा है वो ये लोग कहते हैं ना कि शनिदेव शादियां खराब करा देते हैं, शनिदेव शादी तोड़ देते हैं। विश्वास मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव का संबंध अगर सप्तम भाव से बन जाए, अगर सप्तमेश से बन जाए, तो विश्वास मानिए शादियां लंबी चलती हैं, अच्छी चलती हैं, प्रोवाइडेड शनिदेव अच्छी कंडीशन में है। तो शनिदेव स्थिरता देते हैं, शनिदेव समझदारी देते हैं, शनिदेव रिश्तों को बचाने की अहमियत देते हैं, शनि डिले कराते हैं, आपको पेशेंस आपका टेस्ट करते हैं। शनि अगर सप्तम भाव में बैठ गए हैं, सप्तम पर दृष्टि है, सप्तमेश भी उनकी पावर पकड़ में आ गया है, तो शादी डिले होगी, निश्चित डिले होगी, लेकिन शादी टूटेगी नहीं अगर शनि अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं और जो सप्तम भाव है वो शुभ प्रभाव में है। तो इसीलिए शनि को देख करके एकदम घबराना नहीं चाहिए। शनि से ज्यादा जो ग्रह यहाँ पर काम करते हैं, जो दृष्टियां खराब मानी गई हैं, वो राहु की दृष्टि है, वो मंगल की दृष्टि है और वो सूर्य की दृष्टि है। शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन शनि सप्तम भाव अगर आप नोट करेंगे तो सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रथम भाव में मेष राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में और सप्तम में तुला पड़ती है, तो उनकी दृष्टि खराब नहीं होती। और शास्त्रों में अगर आप बहुत बेसिक में भी जाएंगे, इसीलिए शायद सप्तम भाव को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि सप्तम भाव सामंजस्य का भाव है, सप्तम भाव बैलेंस का भाव है। और न्यायप्रिय कौन है? सैटर्न, शनिदेव। इसलिए सैटर्न को अगर संबंध बनते देखते हैं हम कुंडली में, तो हमें एकदम से नकार नहीं देना चाहिए कि यहाँ पर शादी खराब होगी, डिले जरूर होगी लेकिन खराब नहीं होगी अगर सैटर्न और सप्तम भाव शुभ प्रभाव में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करना चाह रहा हूं, आपके गुण बहुत कम मिले हों, कंडीशन कैसी भी हो कुंडली में, ग्रहों की खराब हो, सप्तम भाव पे कुदृष्टि पड़ रही हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए दोनों कुंडलियों में, है ना, और दोनों कुंडलियों में गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, विश्वास मानी शादियां टूटती नहीं है। और ये मैंने कई सारे अच्छे जो हमारे बुजुर्ग ज्योतिषी लोग हैं, है ना, उनके जो आर्टिकल्स हैं, उनके जो मिलने के बाद भी उनसे डिस्कस किया, तो समझ में आया कि ये जो चीज है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुरु की दृष्टि केवल दिव्य नहीं है, गुरु की ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं गुरु, नो डाउट, लेकिन वो एक संरक्षण देते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, वो समझदारी देते हैं, वो एक ऐसे एक गुरु तत्व तो आपके अंदर डेवलप हो जाता है उस शादी में कि कहीं ना कहीं से आपको वो चीज मिलेगी, है ना, ब्लेसिंग मिलेगी, आपको समझदारी मिलेगी। आप जब वहां अटकेंगे, कहीं भी आपके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कोई ऐसी दिव्यता वहां पे आपको देखने को मिलेगी जहां पर चीजें बच जाएं, कोई ना कोई ऐसी हेल्प आपको मिलेगी जहां से आपकी शादी ना टूटे। हाँ, अगर गुरु अकेले बैठे हों, नोट करिएगा, गुरु अकेले बैठे हों सप्तम भाव में, तो शादी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, क्योंकि उसमें भावनाश वाला नियम लग जाता है कि भाव पीड़ित, भाव कारक पीड़ित, है ना, भाव के जो अधिपत्य हैं वो पीड़ित, अगर ये सब कंडीशन लग जाएं तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एक बात और यहां पर नोट करने वाली है कि
कि अगर गुरु अकेले बैठे हैं लेकिन किसी भी दुष्ट ग्रह के प्रभाव में नहीं है, किसी भी क्रूर ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो भी कोई डरने की बात नहीं होती। वो नियम तब लागू होता है जब गुरु पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, भाव भी पाप कर्तरी में हो या उसके भावेश पीड़ित हो, तब जाकर के ये भावनाश वाली कंडीशन बनती है। अदरवाइज डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी कुंडलियों में देखी है वो ये है कि अगर अष्टकूट मिलान कम हो रहा है, नॉर्मल कुंडली आपने देखी, D1 चार्ट देखा, उसमें भी आपको लगा कि यार दिक्कतें हैं, सप्तम भाव पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, सब चीजें दिक्कत दे रही हैं। लेकिन अगर नवमांश चार्ट, D9 चार्ट, जो उस व्यक्ति की आत्मा है, उस कुंडली की आत्मा है, D9 चार्ट, वो अगर मजबूत स्थिति में है, लग्न पर, सप्तम पर, नवम पर अगर अच्छे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, गुरु अच्छी कंडीशन में है, सप्तमेश उच्च के हैं, अच्छी कंडीशन में है, कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नवमांश चार्ट है, तो वो शादियां स्टार्टिंग में थोड़े डामाडोल हो सकती हैं, लेकिन फिर बड़ी मस्त स्मूथ रफ्तार से चलती हैं और बहुत सफल होती हैं ऐसी शादियां जिनमें D9 चार्ट या नवमांश चार्ट मजबूत होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कुंड मिलान करते हैं या करवाते हैं तो एक विशेष पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा। पंडित जी या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो नहीं बताता बिल्कुल भी है कि पंडित जी हमारी कुंडली में जो 2 कुंडलियां मैं आपके पास लेके आया हूं मिलान के लिए, क्या इनमें कोई संतति बाधा योग तो नहीं है? एटलीस्ट एक कुंडली में पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बली होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आपके गुण मिलान हो गए, सब चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन पंचम भाव ही पीड़ित है तो संतति नहीं होगी या दिक्कतों में होगी। और उस कंडीशन में फिर वो शादीशुदा जिंदगी का भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे समाज में संतति को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। शादी के बाद जो माताएं होती हैं, घर में बहनें होती हैं, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जल्दी हमें खुशखबरी सुनने को मिले, है ना, क्योंकि वंश वृद्धि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सनातन धर्म में, है ना। तो और शादी का शायद मुख्य उद्देश्य भी यही होता है ना। तो ब्रह्मचर्य लीगल किया जाता है इस केस में कि यार आप अगर गृहस्थ जीवन में आए हैं तो संतानोत्पत्ति एक बहुत बड़ा आपको मतलब एक आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लड़का लड़की के पास आजकल विशेष टाइम नहीं होता, ये काम यूजुअली माता पिता करा रहे होते हैं या उनके भाई बहन रिलेटिव्स करा रहे होते हैं। तो विशेष ध्यान रखिए कि 5th हाउस इंपॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए, पंचमेश अच्छे होने चाहिए, और कोशिश करिए कि गुरु की कंडीशन एटलीस्ट एक कुंडली में काफी अच्छी हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स वहीं से आएंगी। और लास्ट पॉइंट, जब भी आप शादी करने जाएं तो मुहूर्त निकालते टाइम पे आप विशेष ध्यान रखें इसका, पंडित जी को पूरा समय दें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे कुछ टाइमिंग होते हैं ना जहां पर गलतियां हो जाती हैं। और नॉर्मल उन्होंने एक जेनरिक पंचांग देख के बता दिया कि फलानी तारीख को फलाना नक्षत्र है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, शादी कर लो, लेकिन उस टाइम पे लड़की के या लड़के के 12वें भाव से बृहस्पति का गोचर चल रहा था, तो शादी में दिक्कतें आएंगी। 6th, 8th एंड 12th, 6, 8, 12, आप एक चीज नोट कर लीजिए कि सबसे प्राइमर मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, प्राइम जो रूल है वो ये है कि इन भाव में बृहस्पति का गोचर लड़के या लड़की की कुंडली में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप नोट करके चलते हैं, बातों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी आशा है कि शादियां अच्छी चलेंगी, शादियां बढ़िया होंगी, और जो हम आजकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, प्रोजनी में बच्चे नहीं हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें शादीशुदा जिंदगी में नहीं आएंगी, और हमारा समाज एक सुखी समृद्ध समाज बनेगा। और इसी यही प्रयास है हमारा वैदिक पीपल का कि लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों तक ये बात जो बेसिक ज्ञान है, जो जिसके आप और मैं अधिकारी हैं, वो अभी तक बहुत क्लिष्ट था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से मैं आप तक लेकर के आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आप जाएंगे वैदिकपीपल.in पे और वहाँ कुंडली मैच भी करेंगे, और अपनी कुंडली से रिलेटेड जो बर्थ रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स बनाए हैं मैंने, वहाँ पर जाकर उनको एक्सप्लोर करेंगे, अपने फीडबैक्स कमेंट में देंगे, और इस वीडियो को जहाँ तक लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे ये जागरूकता और लोगों तक फैले और लोगों तक पता चले कि किस प्रकार से कुंडली मैचिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ज़िंदगी का, और वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें, क्योंकि वैदिकपीपल.in पे ये सारी चीज़ें निःशुल्क मौजूद हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।